Good morning everyone. So in today's lecture, today we will discuss Newton's law of gravitation. That is the topic of your chapter gravitation. And in the previous videos we have already discussed the topic of work, energy and power. अभी हम chapter number 7 नहीं कर रहे हैं. We will start the chapter number 8 gravitation, and today's topic that Newton's law of gravitation. Actually you have studied this topic in your class 9th also. आपने class 9th में भी ये topic study किया हुआ है. तो अब इस topic में देखिए आपको करना क्या है. इस topic में हम ये बताते हैं gravitation. न्यूटन ने एक law दिया था gravitation को लेकर के. gravitation से related ये कौन सा law है जो न्यूटन ने दिया है. उन्होंने कहा है कि यूनिवर्स में या फिर अर्थ के ऊपर अगर कोई बॉडी रखी हुई है, अ बॉडी विच इज़ लाइंग ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी, देयर इज़ अ फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ, एंड देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द यूनिवर्स ऑल्सो बिटवीन दी प्लैनेट्स. ठीक है, प्लैनेट्स के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. और ये रिपल्शन, कभी भी इसके बारे में आप ये नहीं सुनेंगे कि रिपल्सिव फोर्स है. ये आपका हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स ही है. मतलब नेचर ऑफ दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव. नेचर क्या है इस फोर्स की? अट्रैक्टिव है. सो वी आर कंसिडर हियर टू बॉडीज. वी आर कंसिडर हियर टू बॉडीज M1 एंड M2 विच आर separated by a distance r. ओके, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए ये बॉडी भी इसको अट्रैक्ट कर रही है, एंड दिस बॉडी इज ऑल्सो exert a force on it, force of attraction. So if I am writing here, if it is one body and if it is a body number 2, so how can we write it? हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं. अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसके बाद वाले टॉपिक में हम इसको लिख सकते हैं F12 and we can write this also F21. What does it mean? इसका मतलब क्या है F12 and F21? That means फर्स्ट बॉडी पर बॉडी 2 क्या कर रही है? फोर्स एक्सर्ट कर रही है. एंड F21 सेकेंड बॉडी पे कौन सी बॉडी फोर्स एक्सर्ट कर रही है? फर्स्ट, है ना. तो अगर आप सिंपली फिलहाल इस टॉपिक में हम ये F12 और F21 डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म. वी आर ओनली सिग्निफाई विद द F. ठीक है. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल लॉ? क्या है इसका स्टेटमेंट? तो न्यूटन ने ये बोला है दोनों बॉडीज़ के बीच में जो आपका फोर्स एक्सर्ट होता है वो कैसे एक्सर्ट होता है, उसकी दो कंडीशंस हैं. वी आर हैविंग टू कंडीशन. दैट इज फर्स्ट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. इट इज़ क्लियर? ये समझ में आया? दैट मीन्स अगर इसका मास और इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है उन दोनों का हम प्रोडक्ट कर दें तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? फोर्स के. डायरेक्टली मीन्स अगर आप मास ज़्यादा रखते हैं तो फोर्स की वैल्यू भी ज़्यादा होगी. इफ़ वी आर हैविंग अ लोअर मासेस बॉडीज देन द फोर्स इज ऑल्सो लोअर. इन दिस केस मतलब कमी होगा वहाँ पर, ज़्यादा मास होगा ज़्यादा फोर्स होगा, कम मास होगा तो कम फोर्स होगा. ठीक है, इट इज़ इक्वेशन नंबर 1. अभी हम इसको सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. एंड व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? What is the second condition? Force is inversely proportional to the square of the distance between them. Square of the distance between them. Equation number 2. Now combining both of these equation by equation first and second, F is directly proportional to M1 M2 over R square. It is clear now? So by removing this proportionality sign we introduce a constant G, M1 M2 over R square. It is clear again? So what is G here? G is a gravitational constant. देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, नाउ आई एम राइट डाउन इन अ शॉर्ट फॉर्म. आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है. मैंने क्या कहा? G इज़ अ ग्रेविटेशनल. आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं ना, कर लेंगे, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में लिख दिया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ओके, नाउ व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ G? अब देखिए G की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ G इन दिस केस? अब आप ये कहेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे आई है बेटे? यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G हियर इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ F, नो द वैल्यू ऑफ R, नो द वैल्यू ऑफ M1 M2. अगर आप जानते हैं M1 M2 उनका मासेस क्या है, वो कितनी डिस्टेंस पर हैं और उनके बीच में जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो कितना है, देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G. तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, बिकॉज ये एक कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ G हियर? G is equal to 6.67 into 10 raised to the power minus 11. Now we will talk about the
यूनिट ऑफ जी। जी की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ जी। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे? ठीक है, जी को यहीं पर रहने दीजिए, स्किप कर, जी को यहीं पर छोड़ देते हैं। सो एफ इंटू आर स्क्वायर ओवर m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू जी। इट इज क्लियर अगेन? सो F, what is the unit of F? Newton. Unit of R, meter square, and it is kg square. G. So G is equals to Newton meter square or kg square. This is the unit of G. Now what is the complete value of it? 6.67 into 10 raised power minus 11 Newton meter square and over kg square. Okay, if you do not write this oblique sign, then you can write it just like this, kg minus 2. Okay, g is equal to 6.67 to 10 raised power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और आपका what? Yes, kg raised power minus 2. Now yes, we can write a definition also again. किसके बारे में लिख सकते हैं? f और g के बीच में अगर हमें रिलेशन निकालना हो। देखिए, अगर कोई कंडीशन ऐसे ले ली जाए कि आपके पास जो बॉडीज़ हैं उनका मास 1 kg हो, यूनिट मासेस की दोनों बॉडीज़ अगर आप यहाँ पे डिस्कस करें, दैट मीन्स द मास ऑफ द बॉडीज़ इज़ 1 kg, अगेन 1 kg, दोनों का सेम मास है एंड बोथ ऑफ दीज बॉडीज़ आर सेपरेटेड बाय द 1 मीटर डिस्टेंस। सो व्हाट विल हैपन हियर? क्या होगा इस सिचुएशन में? पुट द न्यूमेरिकल वैल्यू f इज इक्वल्स टू जी। सो हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको एक पॉइंट मेंटेन कर लेते हैं। इफ़ m1 is equal to m2 is equal to 1 kg and r is equals to 1 meter. So again what I write here, or should I write here, f is equals to g. Clear है? So f is equals to g. In this case we can write a definition also. What, कैसे लिख सकते हैं आप वो definition? देखिए, if the force exerted between the unit masses bodies and both of these bodies are separated by 1 meter, then the force which is acting between the bodies just equal to या must be equal to the gravitational constant. समझ में आई है डेफिनेशन या नहीं आ रही है समझ में? क्लियर है? बस ये था ओवरऑल आपका कंप्लीट टॉपिक रिगार्डिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये था आपका सिंपल कंसेप्ट रिगार्डिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इन क्लास 12th ऑल्सो यू आर हैविंग अ कूलम्ब्स लॉ जस्ट सिमिलर ऑफ दिस टॉपिक, तो आप इसे भूलेंगे नहीं। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए भी। सो वी आर हैविंग अ वेक्टर फॉर्म ऑफ विच लॉ? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब हम इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टॉपिक यही है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? वेक्टर क्वांटिटीज़ होनी चाहिए और यू शुड हैव टू मेंशन दी डायरेक्शन ऑल्सो, आपको डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ेंगी। Okay, so for vector form again we are considering here two bodies m1 m2 and body if it is A and it is body if it is A and it is B, so body A exert a force on body B. So F12 and F21, what does it mean? अभी मैंने आपको बताया F12 क्या है and F21 क्या होगा. What is F12 and what is F21 here? Force exerted on one body just because of two, force exerted on second body. ओके, नाउ व्हाट इज़ द पोजीशन. देखो हम यहाँ पर एक r लेते हैं ना, डिस्टेंस r, तो r भी दोनों केसेस के लिए अलग हो जाएगा. अगर हम बात करते हैं F12 की तो आपको क्या लेना चाहिए यहाँ पर R21, और अगर हम बात करते हैं F21 की तो आप क्या लेंगे R12. अब आप कंफ्यूज इसलिए हो जाएंगे कि R12 और R21 का मतलब क्या है. देखिए
फोर्स का वैल्यू क्या, फोर्स का जो डेरिवेशन है या फोर्स का जो फॉर्मूला है उसको देखिए आप, क्या है आपके पास. सो F इज इक्वल्स टू क्या होता है, G m1 m2. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट F12. आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं बात कर रही हूँ F12 के बारे में. क्या कहा था, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड बॉडी. मतलब सेकेंड बॉडी फर्स्ट पे फोर्स लगा रही है ना, तो कहाँ से आएंगे आप, 2 से 1 पर. सो R2 1, ठीक है. यहाँ पर लिखा जाएगा ये फॉर द डायरेक्शन, अदरवाइज यहाँ पर ये सिंपल स्टेटमेंट है इसका R². नाउ व्हाट इज R21 कैप, व्हाट इज इट, इट शोज द डायरेक्शन बिकॉज इट इज द यूनिट वेक्टर. जब भी हम डायरेक्शन दिखाते हैं हम क्या डिफाइन करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, वी विल यूज अ कैप, वी विल यूज अ यूनिट वेक्टर. हम यूज करेंगे क्या, यूनिट वेक्टर. इट शोज द डायरेक्शन ओनली. डायरेक्शन कैसे, सेकंड बॉडी एग्जर्ट कर रही है फर्स्ट बॉडी पे फोर्स, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, व्हाट, R21 कैप. इट इज क्लियर नाउ. सो फॉर, and again we are having a negative sign here. Now negative sign क्या show करता है, what does it show here, it shows that the direction of force and the position vector are different to each other. समझ में आ रहा है, force and position both are different to each other. Similarly now F21 is equals to minus G m1 m2 over R² R12 cap. It is clear. Now it is equation number 1, it is equation number 2. देखिए both the equations have negative sign, but there is also a important point. What is the direction of R21 and what is the direction of R12? Both are opposite to each other, na? It is 1 2, it is 2 1. Both are opposite, so we can say that R12 cap minus. Clear? If it is if it is opposite to that of this, या it is opposite to this, so आप यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करेंगे, if you will put the values of according to this situation, then what will you get here? Can I write this, F12 is equal to minus F21? बिकॉज माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाता है, तो दोनों सिचुएशन में कॉमन है. लेकिन जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे R21 इज इक्वल टू माइनस R21, मतलब दैट मीन्स R21 इज इक्वल टू माइनस R12. वी कैन राइट हियर, व्हेन वी विल राइट हियर, व्हेन वी विल राइट दिस, पुट द व्हेन वी विल पुट दिस इक्वेशन इन दिस इन द अबव इक्वेशन, देन वी विल गेट द रिजल्ट F12 इज इक्वल टू माइनस F21. ठीक है. What is it? पहचानिए इसको. न्यूटन्स विच लॉ, थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ. इट शोज दैट बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग टुवार्ड्स ईच अदर. ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है. सो इट अप्लाई या इट शोज द रिजल्ट ऑफ एक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ. अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है. समझ में, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लॉ. ओके, चलिए ये हो गया आपका. आज इतना ही करेंगे, अभी कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं.